सोचिए, भारत की सबसे सफल रिटेल कंपनियों में से एक, लेकिन शायद ही उसके बारे में ज्यादा सुना हो। एक ऐसा बिजनेस जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के रिटेल की दुनिया पर राज कर रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे डी मार्ट की और समझेंगे कि इनकी सफलता का सीक्रेट सॉस आखिर है क्या। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि डी मार्ट को भारत का शांत जायंट क्यों कहते हैं। फिर हम उनके सक्सेस फॉर्मूला को तोड़ के देखेंगे। जानेंगे कि कैसे जमीन जायदाद उनका एक गुप्त हथियार बन गई। और हाँ, फाउंडर की सोच को भी समझेंगे। और आखिर में एक नजर डालेंगे डी मार्ट के भविष्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, भारत का शांत रिटेल जायंट। देखिए, ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हेडलाइंस में नहीं रहती, और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसा अरबपति जो मीडिया से, लोगों की नजरों से हमेशा दूर रहता है, उसने भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सुपरमार्केट चेन खड़ी कर दी। ये एक पहेली है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है डी मार्ट, एक बहुत बड़ी विशाल रिटेल कंपनी, और इसके फाउंडर हैं राधाकृष्ण दमानी, जो अपनी सादगी और लो प्रोफाइल रहने के लिए मशहूर हैं। और यही तो विरोधाभास है, एक तरफ इतनी बड़ी सफलता और दूसरी तरफ इतनी खामोशी। इसी के इर्द गिर्द डी मार्ट की पूरी कहानी घूमती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सब इंतजार कर रहे हैं, डी मार्ट का सक्सेस फॉर्मूला। आखिर क्या है इनका वो सीक्रेट सॉस? वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं? देखिए, डी मार्ट के पूरे बिजनेस का जो दिल है ना, वो है ईडीएलसी या फिर ईडीएलपी, यानी एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। कंपनी अपने खर्चे मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट इतने कम रखती है कि वो ग्राहकों को साल के 365 दिन हर दिन कम दाम पर सामान दे सकें। यहां कोई सीजनल सेल या 50% ऑफ का ड्रामा नहीं होता, बस हमेशा कम दाम। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, अनबीटेबल प्राइसिंग, मतलब ऐसी कीमतें जिसका कोई मुकाबला ही ना कर सके। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट, और तीसरा, एफिशिएंट ऑपरेशंस। चलिए एक एक करके इन तीनों को खोलकर देखते हैं। तो पहला सवाल, डी मार्ट इतने कम दाम आखिर दे कैसे पाता है? इसके पीछे कुछ वजहें हैं। पहली, वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो बहुत ज्यादा बिकती हैं, मतलब रोजमर्रा का जरूरी सामान। दूसरी, मार्केटिंग और एड्स पर लगभग जीरो खर्चा। आपने शायद ही कभी डी मार्ट का टीवी एड देखा होगा। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, वो अपने सप्लायर्स को हमेशा टाइम पर पेमेंट करते हैं। इससे उनकी अच्छी बनती है और उन्हें माल सस्ते में मिलता है। और इन सब से जो भी पैसा बचता है, उसका फायदा सीधा ग्राहकों को दिया जाता है कम कीमतों के रूप में। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15 गुना। ये उनकी एफिशिएंसी की कहानी बताता है। मतलब डी मार्ट का सामान अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 15 गुना तेजी से बिक जाता है। जरा सोचिए, माल आता है, शेल्फ पर लगता है और लगभग तुरंत बिक जाता है। इससे होता क्या है? उनका पैसा स्टॉक में फंसा नहीं रहता और गोदाम का खर्चा भी बचता है। कमाल की एफिशिएंसी है ये। चलिए अब आते हैं उनके दूसरे और शायद सबसे बड़े तुर्क के इक्के पर, खुद के स्टोर का मालिक होना। यही वो सीक्रेट वेपन है जिसने रिटेल का पूरा खेल ही बदल दिया। इसको ना आप मोनोपोली के खेल जैसा समझ सकते हैं, जहां बाकी सारे खिलाड़ी, सारे कॉम्पिटिटर्स हर महीने भारी भरकम किराया चुका रहे थे, वहीं डी मार्ट चुपचाप वो प्रॉपर्टी ही खरीद रहा था। ये एक ऐसा दाव था जो शायद शुरू में महंगा लगा हो, लेकिन लंबे समय में गेम चेंजर साबित हुआ। तो यहां हम दोनों मॉडल्स की सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है डी मार्ट का मॉडल, अपने स्टोर के मालिक बनो। इससे क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म एसेट बनता है, किराया बढ़ने का कोई डर नहीं और स्टोर को जैसा चाहें वैसा बनाने की पूरी आज़ादी। और दूसरी तरफ है बाकियों का मॉडल, दुकान किराए पर लो और फैलाओ। इससे विस्तार तो तेजी से होता है, लेकिन आप हमेशा रेंटल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये स्ट्रैटेजी का सीधा असर दिखाता है। डी मार्ट का किराए पर होने वाला खर्चा उनकी कमाई का एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है, जबकि इंडस्ट्री का औसत कहीं कहीं ज्यादा है। अब ये जो पैसा बचता है, यही पैसा उनके मुनाफे में और ग्राहकों को मिलने वाले डिस्काउंट में जाता है। लेकिन ये सब आइडियाज, ये स्ट्रैटेजी आई कहां से? इसके लिए हमें इस बिजनेस के पीछे के दिमाग को समझना होगा। तो अब बात करते हैं फाउंडर की फिलॉसफी की, यानी एक रिटेलर के पीछे छिपे हुए निवेशक की। राधाकृष्ण दमानी का ये कोट उनकी पूरी सोच को बता देता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर नहीं,
लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दो। किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक चलने के लिए मुनाफे में होना जरूरी है। और यकीन मानिए, यही सोच डीमार्ट के हर छोटे बड़े फैसले में दिखाई देती है। अगर हम राधा किशन दमानी के सफर को देखें तो ये सोच और भी साफ हो जाती है। 80 के दशक में वो स्टॉक मार्केट के एक लेजेंडरी इन्वेस्टर थे। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग और लंबे दाव लगाना सीखा। फिर 90s में उन्होंने दुनिया भर के सफल रिटेल बिजनेस को स्टडी किया और फिर जाकर 2002 में उन्होंने एक इन्वेस्टर वाले सब्र और सिद्धांतों के साथ डीमार्ट की नींव रखी। तो रिटेल को लेकर उनका नजरिया असल में एक इन्वेस्टर का नजरिया है। पहला, सब्र, मतलब अंधाधुंध स्टोर खोलने की बजाय धीरे धीरे लेकिन प्रॉफिट के साथ स्टोर खोलो। दूसरा, वैल्यू पर फोकस, मार्केट शेयर के पीछे भागने से बेहतर है कस्टमर को असली वैल्यू देना और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना। और तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन, यानी रियल एस्टेट को एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी संपत्ति की तरह देखना जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। यही इन्वेस्टर वाली सोच उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। डीमार्ट के लिए आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके? देखिए, एक बात तो तय है कि रिटेल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ई कॉमर्स का बढ़ना। अब घर बैठे बैठे सामान मंगाने की आदत ने हम सबकी शॉपिंग की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या डीमार्ट का ये डिसिप्लिन्ड फिजिकल स्टोर्स पर आधारित बिजनेस मॉडल इंस्टेंट ऑनलाइन डिलीवरी के जमाने में टेक पाएगा? क्या वो आगे भी इसी तरह तरक्की कर पाएगा? यही सवाल डीमार्ट के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।